गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोकने के लिए आया था। तो आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है। तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा ओजोन लेयर, परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स या फिर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को रोकने के लिए, या फिर मैच ऑफ द फ्लोइंग करने के लिए आपको आ सकता है कि मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो इस तरह से आपने ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसे हम क्योटो अकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है अमंग द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस दैट सेट्स मैंडेटरी लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस यानी कि वो देश जिन्होंने तरक्की काफ़ी कर ली है और वो दिन प्रतिदिन एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस करते जा रहे हैं। तो उनके लिए ही ये ट्रीटी है कि वो इन गैसेस का एमिशंस रोकें। अभी हम और भी बेसिक जानकारी ले लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। आपको पता है क्योटो जापान की एक सिटी है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1997 में और वहीं पे सामने निकल के आया था क्योटो प्रोटोकॉल। भारत की अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है क्योटो प्रोटोकॉल को। 2002 में किया था, फोर्स में आया था फरवरी 2005 में। अभी करंटली 192 पार्टीज शामिल हैं क्योटो प्रोटोकॉल में। यूएसए ने अभी तक क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया है। कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा ने विड्रॉ कर लिया था इस प्रोटोकॉल से 2012 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये एक ओनली ग्लोबल ट्रीटी है जो कि बाइंडिंग लिमिट सेट करती है ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को लेके। यानी कि हर एक कंट्री की, अगर कोई कंट्री रेटिफाई करती है क्योटो प्रोटोकॉल को, तो उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन हो जाती है कि उसे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोकना ही रोकना है। अगर नहीं रोकेगा तो उसे पेनल्टी देखनी पड़ सकती है। तो यानी कि एक ऑब्लिगेशन हो जाती है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि हमारा कॉमन एजेंडा है, हमारा कॉमन गोल है कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोकना है, बट इन ए डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको पता है औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। तो उस समय यूरोप के जो नेशंस थे जैसे कि यूएसए, यूके काफ़ी डेवलप हो गए थे, और जो दूसरे देश थे जैसे कि चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, ये अभी डेवलप नहीं हुए थे। इनकी डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था 1950 के बाद। तो उस हिसाब से वो कंट्रीज़ जो पहले से ही डेवलप हो चुकी हैं जैसे कि यूएसए, यूके, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो वही चीज़ बताई गई है। तो अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये ब्लेम करती हैं, आरोप लगाती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप ये कहें कि आप ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस रोके, आपकी वजह से ये हो रहा है। नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया था और उस समय से ही ये परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं क्लाइमेट चेंज वाले, और ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है वो वाला। तो इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज़ कहती हैं ठीक है, आपकी बात हमने मान ली, सही है, अभी हम इसका कुछ और सोल्यूशन निकालते हैं। तो यही आता है हमारे पास कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स इट पुट्स द ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस करंट एमिशंस ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि यूएसए एंड यूके, ऑन द बेसिस दैट दे आर हिस्टोरिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द करंट लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। आज जो पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज जो निकल रही हैं, उसका सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबल कॉज है वो है डेवलप्ड कंट्रीज़ की डेवलपमेंट, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए थे। हिस्टोरिकली बिगेस्ट पोल्यूटिंग डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान, रशिया। अंडर CBDR, common but differentiated responsibilities, developed countries like USA, UK, Russia must contribute more to reduce the greenhouse gases। यानी कि इनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है as compared to the developing countries and least developed countries। They must contribute funds towards reducing the greenhouse gas emissions in developing and least developed countries। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहती हैं ठीक है, अब हम एक ऐसा फ़ंड लेके आएंगे जिस फंड के ज़रिए हम आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप अपने देश में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस कम कर सके। क्योटो प्रोटोकॉल एमिशन टारगेट गैसेस इंक्लूड। अब क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सी गैसेस के ऊपर टारगेट किया गया है जिनको हमें कम करना है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ग्रुप्स ऑफ परफ्लोरोकार्बन्स। तो जिस फंड की मैं बात कर रहा था उस फंड का नाम है एडेप्टेशन फंड। द एडेप्टेशन फंड वाज एस्टैब्लिश्ड टू फाइनेंस एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज दैट आर पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। आपको पता है 192 कंट्रीज शामिल हैं क्योटो प्रोटोकॉल में।
काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना, उनको फंड प्रोवाइड करवाना, ये सारी चीज़ें क्योटो प्रोटोकॉल में हुई थी। इट फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, दैट कैन हेल्प इंक्रीज द रिजिलियंस टू द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज का जो बुरा प्रभाव है उसको रोक सकें। तो ये सारी कहानी थी क्योटो प्रोटोकॉल की। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स फैक्ट्स मैं आपको सेंड करता रहता हूं, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को तो ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।